हेलो गाइस। आज हम एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड। तो जैसे कि जो अपकमिंग हमारे एग्ज़ाम्स हैं आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर या एसबीआई से रिलेटेड हमारा वो एग्ज़ाम है, जैसे जो कि अभी एक लेटेस्ट एग्ज़ाम है हमारा यूनियन बैंक एसओ का। तो उसके रिगार्डिंग ये सीरीज़ है जो कि कुछ क्वेश्चंस हमने कंप्यूटर फंडामेंटल से लिए हैं। बेसिकली ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है यूबीआई एसओआईटी ऑफिसर के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो रीड कीजिए पहले तो आप। ठीक है। विच यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़र इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। गाइज, बेसिकली ना हमारे पास दो टाइप की यूनिट्स होती हैं। ठीक है। बेसिकली इनपुट और आपकी आउटपुट। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है पेन। तो बेसिकली हमारे पास ये दो टाइप की हमारी यूनिट्स होती हैं। अब इनपुट यूनिट क्या होती है? हमारी इनपुट यूनिट, जैसे मैं कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करती हूँ और वो मुझे मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है, इट मीन्स वो काम किसका है? इनपुट यूनिट का। फिर क्या होता है कि मुझे जैसे कि कुछ प्रोसेसिंग करनी है, सीपीयू करना है, तो वो सीपीयू करेगा। दैट मीन्स कंट्रोल यूनिट वाला काम हो गया। फिर क्या करेगा? जो भी मुझे रिजल्ट शो होगा मेरी स्क्रीन पे, दैट इज़ वो कौन करेगा? आउटपुट यूनिट। तो इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि विच यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़र। तो कोई मेरे से डाटा लेके उसको कन्वर्ट कर रहा है, तो ये मेमोरी यूनिट का तो मेरा काम ही नहीं है। मेमोरी से तो मैंने कुछ लेना ही नहीं है भाई। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये क्या होता है? जब हम कोई ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, या डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, तो ये हम उसमें बेसिकली यूज़ करते हैं। अब इनपुट यूनिट देखिएगा, ये इनपुट यूनिट हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। बिकॉज क्योंकि इनपुट यूनिट के थ्रू ही मैं कुछ भी प्रेस करने पे डिस्प्ले होगा मेरी मॉनिटर पे। ओके गाइस, तो आउटपुट यूनिट क्या होती है हमारी? वो यूनिट जो मुझे रिजल्ट शो करती है। ठीक है, वो मेरी आउटपुट यूनिट होती है। ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इज। वो कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। मैं जानती हूँ हर कोई बंदे को बेसिक्स तो आता ही होगा, बट फिर भी एक क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि अभी यूबीआई एसओ हमारा एग्ज़ाम जो है वो बहुत से बच्चे टारगेट कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो उस एग्ज़ाम के लिए क्या होता है कि बेसिकली ये चीज़ें ना एट ए टाइम हम माइंड में नहीं रहती हमारे। तो इसीलिए मेरा मेन पर्पज़ यही है इस सीरीज़ के लिए, ताकि एक बारी हम क्विक रिवीजन हमारा हो जाए। ओके गाइस, तो वो कौन सी है, जो वो कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? हम हर कोई जानता है कि बाइनरी। अब बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है? बेसिकली इसमें दो बिट्स को हम यूज़ करते हैं, 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर ना सिर्फ यही समझता है। कंप्यूटर हर अब हम नहीं समझ सकते कंप्यूटर की लैंग्वेज को, लेकिन ना कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को समझ सकता है। तो कंप्यूटर जो भी डाटा वो समझता है वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में वो समझता है। तो ये बहुत ही सिंपल है कि बेसिक लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है। ये बेसिक, ये तो कुछ होता ही नहीं है। सी लैंग्वेज है, हाँ कंप्यूटर समझता है, लेकिन वो बाइनरी फॉर्म में समझता है। ठीक है गाइस, मूव टू थर्ड क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। अब स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है डाटा के अंदर? जैसे कि अभी तो एक सेकेंड, तो जैसे बाइट, सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। हर कोई जानता है बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर बाइट क्या होती है? ये होती है 8 बिट। 8 बिट से मिलकर क्या बनती है हमारी? बाइट बनता है। ओके गाइस, निबल हमारी क्या होती है? जो हमारी 4 बिट से मिलकर बनती है, दैट इज निबल। ठीक है, बिट हमारी हो ही गई। के भी हमारी क्या होती है? जो 1024 बाइट से मिलकर बनता है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जैसे कि MB, KB, ठीक है, GB, ठीक है, योटा बाइट,
जोटाबाइट, ये आपको पता होना चाहिए। टेराबाइट, ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डाटा टाइप, ऐसा कौन सा है जो इसमें डाटा टाइप नहीं है। बेसिकली हम डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हमारा क्या हो गया, जैसे कि न्यूमेरिक डाटा टाइप, ये वो डाटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स आते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक डाटा, जिसके अंदर क्या होता है आपकी अल्फ़ाबेट्स A B C, लेकिन अल्फ़ा न्यूमेरिक हमारा वो होता है गाइस जिसके अंदर सिंबल्स, अपर लेटर, लोअर लेटर, ठीक है, ये जो हमारे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होते हैं। तो कौन सा ऐसा डाटा है जो हमारा नहीं है, तो इसमें आप ले सकते हैं कि सिंबॉलिक डाटा हमारा वो डाटा है जो डाटा टाइप नहीं है। अल्फ़ा न्यूमेरिक हमारे सिंबल्स हो गए, अपर केस लोअर केस हो गए हमारे न्यूमेरिक डाटा में 0 1 2 अप टू। तो अल्फ़ाबेटिक में जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, डाटा टाइप्स हो गए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमने क्या दिया, कुछ रिप्रेजेंटेशन दे दी, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ डाटा, तो ये किस टाइप में आता है गाइस, ठीक है। अब सिंबॉलिक, इसको तो आप एलिमिनेट ही कर दो, सिंबॉलिक तो कोई डाटा टाइप होता ही नहीं है। न्यूमेरिक नहीं, न्यूमेरिक भी नहीं है। अल्फ़ाबेटिक नहीं, अल्फ़ाबेटिक भी नहीं है। अल्फ़ा न्यूमेरिक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिंबल्स है। सिंबल्स क्या, @ ठीक है, हैज़ हो गया, स्टार हो गया आपका, फिर आपका कैपिटल भी है, ठीक है, फिर आपका लोअर केस भी है, अपर केस भी है। तो ये हमारा क्या बन गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक बन गया। ओके गाइस, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्ट्रान है क्या, फोर्ट्रान एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो काफ़ी टाइम पहले आई थी हमारी लैंग्वेज। तो इसमें इसने क्या पूछा है कि इसमें इसने फुल फॉर्म पूछी है कि फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या है। तो फोर्ट्रान की गाइस फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसको हम बेसिकली मैथमेटिकल्स ऑपरेशन में यूज़ करते थे। मैथमेटिकल हो गया आपका, या आपकी कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस हो गई आपकी। तो ये लैंग्वेज ना बहुत पहले टाइम पे हम यूज़ किया करते थे। बेसिकली आज तो हम फोर्ट्रान को यूज़ नहीं करते, आज तो हमारी इतनी अपकमिंग लैंग्वेजेस हैं। तो ये पहले टाइम पे लैंग्वेज थी हमारी। तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और बेसिकली हम इसे किस लिए यूज़ करते थे, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। ओके गाइस, देखो क्वेश्चंस तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं साथ के साथ इसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज यूज फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन। एक वो कौन सी लैंग्वेज है जो कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है। तो गाइज सी लैंग्वेज, तो ये हमारी लैंग्वेज है ही नहीं कि जो कमर्शियल के लिए यूज़ हो। जावा भी हमारी नहीं है क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फोर्ट्रान हमने पढ़ ही लिया है कि फोर्ट्रान हमारे किस लिए यूज़ करते हैं, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो कोबल हमारी वो लैंग्वेज है जिसको बेसिकली हम क्या करते हैं, कमर्शियल या बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कोबल लैंग्वेज को। ये भी बहुत पहले टाइम की लैंग्वेज है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, LRU स्टैंड्स फॉर। तो ये बेसिकली मैंने एक फुल फॉर्म ली है क्योंकि बहुत सी फुल फॉर्म्स आती हैं गाइस, और वहाँ पे हम क्वेश्चंस देख के ना मतलब कुछ भी दिमाग में नहीं याद रहता। तो इसलिए मैंने बेसिकली कुछ फुल फॉर्म्स ऐड किए हैं आज के इस सेशन में। तो लीस्ट, ये क्या होता है, LRU। तो LRU क्या है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो ये हमारा क्या था, ऑपरेटिंग में आपने पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग में वो नहीं थे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो उसमें आपने पढ़ा था फीफो हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, और इसमें आपने ऑप्टिकल भी पढ़ा था, ठीक है। इसमें आपने LRU भी पढ़ा था, MRU भी था। तो ये आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, सो MAR स्टैंड्स फॉर का है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये एक टाइप का बहुत सारे रजिस्टर्स हम यूज़ करते हैं। रजिस्टर्स आपके माइंड में आता होगा कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। देखो एक्चुअली रजिस्टर्स होते क्या, इनका स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत फास्टेस्ट एक्सेस होता है रजिस्टर्स का। सबसे फास्टेस्ट एक्सेस किसका होता है, रजिस्टर का, ठीक है। तो ये हम CPU के अंदर हमारे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, तो ये इनका स्पेस बहुत स्मॉल होता है, इसलिए बेसिकली हमने यूज़ नहीं करते, ठीक है। रजिस्टर के बाद किसका होता है, कैश, फिर मेन मेमोरी, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि भाई सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है, रजिस्टर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन पे हम आते हैं MAR, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है गाइज। सो ARPANET स्टैंड्स फॉर, देखो ARPANET क्या है, हमारे इंटरनेट का बेसिक है, और जो इंटरनेट बना है वो हमारा सबसे पहले ARPANET ही हमारा आया था मार्केट के अंदर। और ये बेसिकली आई थिंक 1960 के आसपास का है, और उस टाइम पे ARPANET सबसे पहला नेटवर्क हमारे यहाँ पे आया था। उसके बाद इंटरनेट आया था। तो ARPANET की फुल फॉर्म्स आपसे पूछ सकते हैं, और भाई ARPANET आपका किस ईयर में आया है, इसका बेसिक मेन पर्पज़ क्या था, ठीक है। तो आप ARPANET की क्या है, देखो ARPANET तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें देखो रिसर्च प्रोग्राम ऑटो नेटवर्क नहीं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक नेटवर्क ये भी नहीं है, एडवांस रिसर्च, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया गाइस यहाँ पे ना, सॉरी इसके लिए। तो ये हमारा क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ओके गाइस। सो ये DARPA स्टैंड्स फॉर, ये भी एक टाइप का एक नेटवर्क था, ठीक है। तो DARPA भी हमारा क्या था, तो इसकी हमें फुल फॉर्म देखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। जो डिफेंस में लोग यूज़ करते थे ना, ARPANET तो सब यूज़ करते थे, लेकिन जो DARPA था इसे सिर्फ डिफेंस के लोग यूज़ करते थे, मिलिट्री के लोग यूज़ किया करते थे। तो दैट इज़ अ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है गाइस। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज SI स्टैंड्स फॉर। ये बेसिकली कोड्स होते हैं हमारे, हमने क्या डिजिटल लॉजिक के अंदर भी पढ़ा है ACI। तो ये हमारा कोड है, जैसे BCD हो गया आपका, ये आपको आने चाहिए गाइस, जैसे बाइनरी टू डेसिमल हो गया। बेसिकली ये पूछेगा नहीं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे हेक्साडेसिमल कोड्स आपके कौन से होते हैं, ठीक है, बाइनरी कौन से होते हैं आपके, ऑक्टल कौन से होते हैं आपके, तो ये आपको पता होना चाहिए। BCD क्या होता है आपका, ठीक है। तो ये आपको गाइस थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो SI है, इसमें मैंने इससे क्या पूछी है, फुल फॉर्म पूछी है। तो फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर, ये साइंटिफिक कोड तो नहीं है गाइस, साइंटिफिक कोड तो नहीं है। अब ये देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये क्या है, अमेरिकन स्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये SKI कोड है आपका, और इसकी फुल फॉर्म जरूर याद करना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैं रिपीट कर रही हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ओके गाइस, गॉट इट। सो तो ये हमने SKI कोड पढ़ लिया अपना। तो SKI कोड में गाइस होता क्या है, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है 7 और एक हमारा होता है 8। इसके अंदर हम कितनी बिट यूज़ करते हैं, 7 बिट यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम 8 बिट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 टाइप के SKI कोड्स होते हैं, ACI 7, ACI 8। इसमें आपने 7 बिट यूज़ करनी है, इसमें आपने 8 बिट यूज़ करनी है, okay guys, move to next question. Dash generation of computer started with using vacuum tubes on the basis of components. ये बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने जनरेशन्स के कंप्यूटर की जनरेशन्स के ऊपर लिए हुए हैं, क्योंकि
बेसिकली क्या है कि फंडामेंटल्स से यहीं से ये लोग क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स हैं, जो वैक्यूम ट्यूब्स जिसमें हमने कंसेप्ट यूज़ किया था, वो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी गाइस। वो कौन सी जनरेशन थी? हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज इन दिस जनरेशन। तो अब मुझे बताइए कि बैच प्रोसेसिंग जो था, अब बैच प्रोसेसिंग होता क्या है? तो बैच प्रोसेसिंग इज अ टाइप ऑफ ओएस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। बैच में क्या होता है, हम पूरा एक बैच बना लेते हैं, ठीक है भाई, ये जॉब है मेरे पास ये जॉब है, मेरे पास ये जॉब है, मैंने पूरा एक बैच बना लिया और मैंने इसको किसको दे दिया? CPU को दे दिया। तो ये मेरा क्या हो गया? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग में किस में यूज़ करता हूँ? फर्स्ट जनरेशन के अंदर मैं वैक्यूम ट्यूब्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम, और इसमें हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ULSI स्टैंड्स फॉर? तो गाइस ये हमारा क्या है? फुल फॉर्म है, और ये जनरेशन से रिलेटेड ही है। तो इसमें हमारा क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये एक टाइप का कंसेप्ट है जो किस में यूज़ होता है? फोर्थ जनरेशन में, ठीक है गाइस। ये फोर्थ जनरेशन के अंदर हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था, ठीक है। इन दिस जनरेशन द टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज। तो मतलब किस जनरेशन के अंदर हमने टाइम शेयरिंग भी यूज़ किया, रियल टाइम भी यूज़ किया, नेटवर्क्स भी आ गया मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेरे पास आ गया। तो गाइस ये हमारी कौन सी जनरेशन है? फोर्थ जनरेशन के अंदर ये मेरे पास आ गया। तो फोर्थ जनरेशन में हमने ULSI भी यूज़ किया है, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट है, इनको माइंड में सेटअप कर लेना। जैसे कि HLL स्टैंड्स फॉर, तो ये क्या हो गया? हाई लेवल लैंग्वेज। एवरीबडी, हर कोई बच्चा जानता है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, ठीक है। बहुत से हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट है आई थिंक, नहीं सेकंड लास्ट है। द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। अभी हमने ULSI पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा है? VLSI। तो ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं हमारा थर्ड जनरेशन में, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग और भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, और व्हाट इज़ PDA स्टैंड्स फॉर? तो गाइस PDA स्टैंड्स फॉर मतलब ये एक टाइप की फुल फॉर्म है। तो PDA स्टैंड फॉर प्राइवेट डिजिटल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइवेट डिजिटल एप्लीकेशंस, ये हम यूज़ करते हैं। जैसे PDA क्या होते हैं? ये एक हैंड हेल्ड होते हैं, मतलब एक टाइप का, जैसे हमारे लैपटॉप हो गया, हमारे PCs हो गए, तो ये क्या रहता है कि मतलब जो हाथ में हम ले सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट डिजिटल एप्लीकेशंस ये हमारे होते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, ठीक है गाइस। तो एक बार ही इनको ना, ये सीरीज़ देखने के बाद एक बार अपने माइंड में ना एक बार रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि आज की इस सेशन में हमारा क्या था कि बेसिकली हमने ठीक है, तो ये हमने कुछ लॉजिक यूनिट से लिया, इनपुट यूनिट से लिया, जनरेशन थी हमारे पास, आज कुछ फुल फॉर्म्स भी हमने डिस्कस किए गाइस। तो गाइज़ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है गाइज़। तो अगर देखिए, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा होगा तो गाइज़ मैं कंटिन्यूटी में ये सेशन लेके आया करूँगी। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों का मोटिवेशन देख के ही हम लोगों को मोटिवेशन आता है, और ऐसे मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। सो थैंक यू।